डीजे सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 23वें भाग के 9वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दिन का समय है और दोपहर ढल चुकी है। महाराज सुरेंद्र सिंह अभी अभी भोजन करके आए हैं और अपने कमरे में पलंग पर लेटकर पान चबाते हुए अपने दोस्तों तथा लड़कों से हंसी खुशी बातें कर रहे हैं, जो कि महाराज से घंटे भर पहले ही भोजन इत्यादि से छुट्टी पा चुके हैं। महाराज के अतिरिक्त इस समय इस कमरे में राजा बीरेंद्र सिंह, कुंवर इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह, राजा गोपाल सिंह, जीत सिंह, देवी सिंह, पन्नालाल, रामनारायण, पंडित बद्रीनाथ, चुन्नीलाल, जगन्नाथ, ज्योतिषी, भैरव सिंह, इंद्रदेव और गोपाल सिंह के दोस्त भरत सिंह भी बैठे हुए हैं। बीरेंद्र सिंह: इसमें कोई संदेह नहीं कि जो तिलिस्म मैंने तोड़ा था वो इस तिलिस्म के सामने रुपए में एक पैसा भी नहीं है। साथ ही इसके जमानिया राज्य में जैसे जैसे महापुरुष दारोगा की तरह रह चुके हैं तथा वहां जैसी जैसी घटनाएं हो गई हैं, उनकी नजीर भी कभी सुनने में न आएगी। गोपाल सिंह: बखेड़ों का सबब भी उसी तिलिस्म को समझना चाहिए। उसी का आनंद लूटने के लिए लोगों ने ऐसे बखेड़े मचाए और उसी की बदौलत लोगों की ताकत और हैसियत भी बढ़ी। जीत सिंह: बेशक यही बात है। जैसे जैसे तिलिस्म के भेद खुलते गए तैसे तैसे पाप और लोगों की बदकिस्मती का जमाना भी तरक्की करता गया। सुरेंद्र सिंह: हमें तो कमबख्त दारोगा के कामों पर आश्चर्य होता है। ना मालूम किस सुख के लिए उस कमबख्त ने ऐसे ऐसे कुकर्म किए। भरत सिंह हाथ जोड़कर: मैं तो समझता हूं कि दारोगा के कुकर्मों का हाल महाराज ने अभी बिल्कुल नहीं सुना। उसकी कुछ पूर्ति तब होगी जब हम लोग अपना किस्सा बयान कर चुकेंगे। सुरेंद्र सिंह: ठीक है, हमने भी आज आप ही का किस्सा सुनने की नीयत से आराम नहीं किया। भरत सिंह: मैं अपनी दुर्दशा बयान करने के लिए तैयार हूं। जीत सिंह: अच्छा, तो अब आप शुरू करें। भरत सिंह: जो आज्ञा। इतना कहकर भरत सिंह ने इस तरह अपना हाल बयान करना शुरू किया। मैं जमानिया का रहने वाला और एक जमींदार का लड़का हूं। मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त था कि राजा गोपाल सिंह मुझे अपना मित्र समझते थे। यहां तक कि भरी मजलिस में भी मित्र कहकर मुझे संबोधन करते थे और घर में भी किसी तरह का पर्दा नहीं रखते थे। यही सबब था कि वहां के कर्मचारी लोग तथा अच्छे अच्छे रईस मुझसे डरते और मेरी इज्जत करते थे। परंतु दारोगा को ये बात पसंद न थी। केवल राजा गोपाल सिंह ही नहीं, इनके पिता भी मुझे अपने लड़के की तरह ही मानते और प्यार करते थे। विशेष करके इसलिए कि हम दोनों मित्रों की चाल चलन में किसी तरह की बुराई दिखाई नहीं देती थी। जमानिया में जो बेईमान और दुष्ट लोगों की एक गुप्त कमेटी थी, उसका हाल आप लोग जान ही चुके हैं। अतः उसके विषय में विस्तार के साथ कुछ कहना वृथा ही है। हाँ, जरूरत पड़ने पर उसके विषय में इशारा मात्र कर देने से काम चल जाएगा। रियासतों में मामूली तौर पर तरह तरह की घटनाएं हुआ ही करती हैं। इसलिए राजा गोपाल सिंह को गद्दी मिलने के पहले जो कुछ मुझ पर बीत चुकी है उसे मामूली समझकर मैं छोड़ देता हूं और उस समय से अपना हाल बयान करता हूं जब इनकी शादी हो चुकी थी। इस शादी में जो कुछ चालबाजी हुई थी उसका हाल आप सुन ही चुके हैं। जमानिया की वो गुप्त कमेटी यद्यपि भूतनाथ की बदौलत टूट चुकी थी, मगर उसकी जड़ नहीं कटी थी, क्योंकि कमबख्त दारोगा हर तरह से साफ बच रहा था और कमेटी का कमजोर दफ्तर अभी भी उसके कब्जे में था। गोपाल सिंह की शादी हो जाने के बहुत दिन बाद एक दिन मेरे एक नौकर ने रात के समय, जब वो मेरे पैरों में तेल लगा रहा था, मुझसे कहा कि राजा गोपाल सिंह की शादी असली लक्ष्मी देवी के साथ नहीं बल्कि किसी दूसरी ही औरत के साथ हुई है। ये काम दारोगा ने रिश्वत लेकर किया है और इस काम में सुविधा करने के लिए गोपाल सिंह जी के पिता को भी उसी ने मारा है। सुनने के साथ ही मैं चौंक पड़ा। मेरे ताज्जुब का कोई ठिकाना न रहा। मैंने उससे तरह तरह के सवाल किए, जिनका जवाब उसने ऐसा तो न दिया जिससे मेरी दिलजमाई हो जाती, मगर इस बात पर बहुत जोर दिया कि जो कुछ मैं कह चुका हूं वो बहुत ठीक है। मेरे जी में तो यही आया कि इसी समय उठकर राजा गोपाल सिंह के पास जाऊं और सब हाल कह दूं, परंतु ये सोचकर कि किसी काम में जल्दी न करनी चाहिए, मैं चुप रह गया और सोचने लगा कि ये कार्रवाई क्यों कर हुई और इसका ठीक ठीक पता किस तरह लग सकता है। रात भर मुझे नींद न आई और इन्हीं बातों को सोचता रह गया। सवेरा होने पर स्नान संध्या इत्यादि से छुट्टी पाकर मैं राजा साहब से मिलने के लिए गया। मालूम हुआ कि राजा साहब अभी महल से बाहर नहीं निकले हैं। मैं सीधे महल में चला गया। उस समय गोपाल सिंह जी संध्या कर रहे थे और इनसे थोड़ी दूर पर सामने बैठी माया रानी
फूलों का गजरा तैयार कर रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा, आहा, आज क्या बात है। मालूम होता है मेरे लिए आप कोई अनूठी चीज लाए हैं। इसके जवाब में मैं हंसकर चुप हो गया और इशारा पाकर गोपाल सिंह जी के पास एक आसन पर बैठ गया। जब वे संध्योपासना से छुट्टी पा चुके तब मुझसे बातचीत होने लगी। मैं चाहता था कि माया रानी वहां से उठ जाए, तब मैं अपना मतलब बयान करूं। पर वो वहां से उठती न थी और चाहती थी कि मैं जो कुछ बयान करूं उसे वो भी सुन ले। ये संभव था कि मैं मामूली बातें करके मौका टाल देता और वहां से उठ खड़ा होता, मगर वो हो न सका, क्योंकि उन दोनों ही को इस बात का विश्वास हो गया था कि मैं जरूर कोई अनूठी बात कहने के लिए आया हूं। लाचार गोपाल सिंह जी से इशारे में कह देना पड़ा कि मैं एकांत में केवल आप ही से कुछ कहना चाहता हूं। जब गोपाल सिंह ने किसी काम के बहाने से उसे अपने सामने से उठाया, तब वो भी मेरा मतलब समझ गई और मुंह बनाकर उठ खड़ी हुई। हम दोनों यही चाहते थे कि माया रानी वहां से चली गई, मगर उस कमबख्त ने हम दोनों की बातें सुन ली, क्योंकि उसी दिन से मेरी कमबख्ती का जमाना शुरू हो गया। मैं ठीक नहीं कह सकता कि किस ढंग से उसने हमारी बातें सुनी। जिस जगह हम दोनों बैठे थे उसके पास ही दीवार में एक छोटी सी खिड़की पड़ती थी। शायद उसी जगह पिछवाड़े की तरफ खड़ी होकर उसने मेरी बातें सुन ली हों, तो कोई ताज्जुब नहीं। मैंने जो कुछ अपने नौकर से सुना था सब तो नहीं कहा, केवल इतना कहा कि आपके पिता को दारोगा ने ही मारा है और लक्ष्मी देवी की इस शादी में भी उसने कुछ गड़बड़ किया है। गुप्त रीत पर इसकी जांच करनी चाहिए। मगर अपने नौकर का नाम नहीं बताया, क्योंकि मैं उसे बहुत चाहता था और वैसा ही उसकी हिफाजत का भी ख्याल रखता था। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा वो नौकर बहुत ही होशियार और बुद्धिमान था, बल्कि इस योग्य था कि राज्य का कोई भारी काम उसके सुपुर्द किया जाता। परंतु वो जाति का कहार था, इसलिए किसी बड़े मर्तबे पर ना पहुंच सका। गोपाल सिंह जी ने मेरी बातें ध्यान देकर सुनी, मगर इन्हें उन बातों का विश्वास न हुआ, क्योंकि ये माया रानी को पतिव्रताओं की नाक और दारोगा की सच्चाई तथा ईमानदारी का पुतला समझते थे। मैंने इन्हें अपनी तरफ से बहुत कुछ समझाया और कहा कि ये बात चाहे झूठ हो, मगर आप दारोगा से हरदम होशियार रहा कीजिए और उसके कामों को जांच की निगाह से देखा कीजिए। मगर अफसोस, इन्होंने मेरी बातों पर कुछ ध्यान न दिया और इसी से मेरे साथ ही अपने को भी बर्बाद कर लिया। इसके बाद भी कई दिनों तक मैं इन्हें समझाता रहा और ये भी हाँ में हाँ मिलाते रहे, जिससे ये विश्वास होता था कि कुछ उद्योग करने से ये समझ जाएंगे। मगर ऐसा कुछ न हुआ। एक दिन मेरे उसी नौकर ने, जिसका नाम हरदीन था, मुझसे फिर एकांत में कहा कि अब आप राजा साहब को समझाना बुझाना छोड़ दीजिए। मुझे निश्चय हो गया कि उनकी बदकिस्मती के दिन आ गए हैं और वे आपकी बातों पर भी कुछ ध्यान न देंगे। उन्होंने बहुत बुरा किया कि आपकी बातें माया रानी और दारोगा पर प्रकट कर दी। उनको समझाने के बदले अब आप अपनी जान बचाने की फिक्र कीजिए और अपने को हर वक्त आफत से घिरा हुआ समझिए। शुक्र है कि आपने सब बातें नहीं कह दी, नहीं तो और भी गजब हो जाता। औरों को चाहे कैसा ही कुछ ख्याल हो, मगर मैं अपने खिदमतगार हरदीन की बातों पर विश्वास करता था और उसे अपना खैर ख्वाह समझता था। उसकी बातें सुनकर मुझे गोपाल सिंह पर बेहिसाब क्रोध चढ़ाया और उसी दिन से मैंने इन्हें समझाना बुझाना छोड़ दिया। मगर इनकी मोहब्बत ने मेरा साथ न छोड़ा। मैंने हरदीन से पूछा, ये सब बातें तुझे क्यों कर मालूम हुई और होती हैं? मगर उसने ठीक ठीक न बताया। बहुत जिद करने पर कहा कि कुछ दिन और सब्र कीजिए, मैं इसका भेद भी आपको बता दूंगा। दूसरे दिन जब सूरज अस्त होने में 2 घंटे की देर थी, मैं अकेला अपने नजरबाग में टहल रहा था और इस सोच में पड़ा हुआ था कि राजा गोपाल सिंह का भ्रम मिटाने के लिए अब क्या बंदोबस्त करना चाहिए। उसी समय रघुवर सिंह मेरे पास आया और साहब सलामत के बाद इधर उधर की बातें करने लगा। बात ही बात में उसने कहा कि आज मैंने एक घोड़ा निहायत उम्दा खरीद लिया है, मगर अभी तक उसका दाम नहीं दिया है। आप उस पर सवारी करके देखिए, अगर आप भी पसंद करें तो मैं उसका दाम चुका दूंगा। इस समय मैं उसे अपने साथ लेता आया हूं। आप उस पर सवार हो लें और मैं अपने पुराने घोड़े पर सवार होकर आपके साथ चलता हूं। चलिए 2-4 को उसका चक्कर लगाया है। मुझे घोड़े का बहुत ही शौक था। रघुवर सिंह की बातें सुनकर मैं खुश हो गया और ये सोचकर कि अगर जानवर उम्दा होगा तो मैं खुद उसका दाम देकर अपने यहां रख लूंगा, मैंने जवाब दिया, चलो देखें कैसा घोड़ा है। रघुवर सिंह ने कहा, चलिए, अगर आपको पसंद आ जाए तो आप ही रख लीजिएगा।
उन दिनों मैं रघुवर सिंह को भला आदमी, शरीफ और अपना दोस्त समझता था। मुझे इस बात की कुछ भी खबर न थी कि ये परले सिरे का बेईमान और शैतान का भाई है। उसी तरह दारोगा को भी मैं इतना बुरा नहीं समझता था, और राजा गोपाल सिंह की तरह मुझे भी विश्वास था कि जमानिया की उस गुप्त कमेटी से इन दोनों का कुछ भी संबंध नहीं है। मगर हरदीन ने मेरी आंखें खोल दी और साबित कर दिया कि जो कुछ हम लोग सोचे हुए थे वो हमारी भूल थी। खैर, मैं रघुवर सिंह के साथ ही बाग के बाहर निकला और दरवाजे पर आया। कसे कसाए दो घोड़े दिखे, जिनमें एक तो खास रघुवर सिंह का घोड़ा था और दूसरा एक नया और बहुत ही शानदार वही घोड़ा था जिसकी रघुवर सिंह ने तारीफ की थी। मैं उस घोड़े पर सवार होने वाला ही था कि हर दिन दौड़ा दौड़ा बदहवास मेरे पास आया और बोला, घर में बहू जी यानी मेरी स्त्री को न मालूम क्या हो गया कि गिरकर बेहोश हो गई हैं और उनके मुंह से खून निकल रहा है। जरा चलकर देख लीजिए। हरदीन की बात सुनकर मैं तरद्दुद में पड़ गया और उसे साथ लेकर घर के अंदर गया, क्योंकि हरदीन बराबर जनाने में आया जाया करता था और उसके लिए किसी तरह का पर्दा न था। जब घर की दूसरी ड्योढ़ी मैंने लांघी, तब वहां एकांत में हरदीन ने मुझे रोका और कहा, जो कुछ मैंने आपको खबर दी वो बिल्कुल झूठ है। बहू जी बहुत अच्छी तरह है। मैं, तो तुमने ऐसा क्यों किया? हरदीन, इसीलिए कि रघुवर सिंह के साथ जाने से आपको रोकूं। मैं, सो क्यों? हरदीन, इसीलिए कि वो आपको धोखा देकर ले जा रहा है और आपकी जान लेना चाहता है। मैं उसके सामने आपको रोक नहीं सकता था। अगर रोकता तो उसे मेरी तरफदारी मालूम हो जाती और मैं जान से मारा जाता, और फिर आपको इन दुष्टों की चालबाजियों से बचाने वाला कोई न रहता। यद्यपि मुझे अपनी जान आपसे बढ़कर प्यारी नहीं है, तथापि आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और ये बात आपके अधीन है। यदि आप मेरा भेद खोल देंगे तो फिर मेरा इस दुनिया में रहना मुश्किल है। मैं, ताज्जुब के साथ, तुम आज ये क्या कह रहे हो? रघुवर सिंह तो हमारा गहरा दोस्त है। हरदीन, इस दोस्ती पर आप भरोसा न करें और इस समय इस मौके को टाल जाएं। रात को मैं सब बातें आपको अच्छी तरह समझा दूंगा, या यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो जाइए, मगर एक तमंचा कमर में छिपा कर लेते जाइए और पश्चिम की तरफ कदापि न जाकर पूरब की तरफ को जाइए। साथ ही हर तरह से होशियार रहिए। इतनी होशियारी करने पर आपको मालूम हो जाएगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सच है या झूठ। हरदीन की बातों ने मुझे चक्कर में डाल दिया। कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, शाबाश हरदीन, तुमने बेशक इस समय मेरी जान बचाई, मगर खैर, तुम चिंता न करो और मुझे इस दुष्ट के साथ जाने दो। अब मैं इसके पंजे में न फंसूंगा और जैसा तुमने कहा वैसा ही करूंगा। इसके बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया और एक छोटा सा दोनाली तमंचा भरकर अपनी कमर में छिपा लेने के बाद बाहर निकला। मुझे देखते ही रघुवर सिंह ने पूछा, कहिए क्या हाल है? मैंने जवाब दिया, अब तो होश में आ गई हैं। वैद्य जी को बुला लाने के लिए कह दिया है, तब तक हम लोग भी घूम आएंगे। इतना कहकर मैं उस घोड़े पर सवार हो गया। रघुवर सिंह भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और मेरे साथ चला। शहर के बाहर निकलने के बाद मैंने पूरब की तरफ घोड़े को घुमाया। उसी समय रघुवर सिंह ने टोका और कहा, उधर नहीं, पश्चिम की तरफ चलिए। इधर का मैदान बहुत अच्छा और सुहावना है। मैं, इधर पूरब की तरफ भी तो कुछ बुरा नहीं है, मैं इधर ही चलूंगा। रघुवर सिंह, नहीं नहीं, आप पश्चिम ही की तरफ चलिए, उधर एक काम और निकलेगा। दारोगा साहब भी इस घोड़े की चाल देखना चाहते थे। मैंने कह दिया था कि आप लोग अपने घोड़े पर सवार होकर जाइए और फलां जगह ठहरिएगा, हम लोग घूमते हुए उसी तरफ आएंगे। वे जरूर वहां गए होंगे और हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। मैं, ऐसा ही शौक था तो दारोगा साहब भी हमारे यहां आ जाते और हम लोगों के साथ चलते। रघुवर सिंह, खैर, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब उनका ख्याल जरूर करना चाहिए। मैं, मुझे भी पूरब की तरफ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आदमी से मिलने का वादा कर चुका हूं। इसी तौर पर मेरे और उसके बीच बहुत देर तक हुज्जत होती रही। मैं पूरब की तरफ जाना चाहता था और वो पश्चिम की तरफ जाने के लिए जोर देता रहा। नतीजा ये निकला कि न पूरब ही गए न पश्चिम ही गए, बल्कि लौटकर सीधे घर चले आए, और ये बात रघुबर सिंह को बहुत ही बुरी मालूम हुई। उसने मुझसे मुंह फुला लिया और कुढ़ता हुआ अपने घर चला गया। मेरा रहा सहा शक भी जाता रहा और हरदीन की बातों पर मुझे पूरा पूरा विश्वास हो गया। मगर मेरे दिल में इस बात की उलझन हद से ज्यादा पैदा हुई कि हरदीन को इन सब बातों की खबर क्यों कर लग जाती है। आखिर रात के समय जब एकांत हुआ, तब मुझसे और हरदीन से इस तरह की बातें होने लगीं। मैं, हरदीन, तुम्हारी बात ठीक निकली। उसने पश्चिम तरफ ले जाने के लिए बहुत जोर मारा, मगर मैंने उसकी एक न सुनी।
हरदीन, आपने ये बहुत अच्छा किया, नहीं तो इस समय बड़ा ही अंधेर हो गया होता। मैं, खैर ये तो बताओ कि यकायक वो मेरी जान का दुश्मन क्यों बन बैठा? वो तो मेरी दोस्ती का दम भरता था। हरदीन, इसका सबब वही लक्ष्मी देवी वाला भेद है। मैं अपनी भूल पर अफसोस करता हूं कि मुझसे चूक हो गई जो मैंने वो भेद आपसे खोल दिया। मैंने तो राजा गोपाल सिंह का भला करना चाहा था, मगर उन्होंने नादानी करके मामला ही बिगाड़ दिया। उन्होंने जो कुछ आपसे सुना था, लक्ष्मी देवी से कहकर दारोगा और रघुवर को आपका दुश्मन बना दिया। क्योंकि इन्हीं दोनों की बदौलत वो इस दर्जे को पहुंची। इन्हीं दोनों की बदौलत हमारे महाराज यानी गोपाल सिंह के पिता मारे गए, और इन्हीं दोनों ने लक्ष्मी देवी को ही नहीं बल्कि उसके घर भर को बर्बाद कर दिया। मैं, इस समय तो तुम बड़े ही ताज्जुब की बातें सुना रहे हो। हरदीन, मगर इन बातों को आप अपने ही दिल में रखकर जमाने की चाल के साथ काम करें, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। यद्यपि मैं ये कदापि न कहूंगा कि आप राजा गोपाल सिंह का ध्यान छोड़ दें और उन्हें डूबने दें, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। मैं, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा, पहले ये तो बताओ कि लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह पर क्या बीती? हरदीन, उन दोनों को दारोगा ने अपने पंजे में फंसाकर कहीं कैद कर दिया है। इतना तो मुझे मालूम है, मगर इसके बाद का हाल मैं कुछ भी नहीं जानता। ना मालूम वे मार डाले गए या अभी तक कहीं कैद हैं। हाँ, उस गदाधर सिंह को इसका हाल शायद मालूम होगा, जो रणधीर सिंह जी का अय्यार है और जिसने नानक की मां को धोखा देने के लिए कुछ दिन तक अपना नाम रघुवर सिंह रख लिया था, तथा जिसकी बदौलत यहाँ की गुप्त कमेटी का भंडा फूटा है। उसने इस रघुवर सिंह और दारोगा को खूब ही छकाया है। लक्ष्मी देवी की जगह मुंदर की शादी करा देने की बाबत इनके और हैला सिंह के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ था, उसकी नकल भी गदाधर सिंह यानी रणधीर सिंह के अय्यार के पास मौजूद है, जो कि उसने समय पर काम देने के लिए असल चिट्ठियों से अपने हाथ से नकल की थी। अफसोस, उसने रुपए की लालच में पड़कर रघुबर सिंह और दारोगा को छोड़ दिया और इस बात को छिपा रखा कि यही दोनों उस गुप्त कमेटी के मुखिया हैं। इस पाप का फल गदाधर सिंह को जरूर भोगना पड़ेगा। ताज्जुब नहीं कि एक दिन उन चिट्ठियों की नकल से उसी को दुख उठाना पड़े और वे चिट्ठियां उसी के लिए काल बन जाएं। इस समय मुझे हरदीन की वे बातें अच्छी तरह याद पड़ रही हैं। मैं देखता हूं कि जो कुछ उसने कहा था सच उतरा। उन चिट्ठियों की नकल ने खुद भूतनाथ का गला दबा दिया, जो उन दिनों गदाधर सिंह के नाम से मशहूर हो रहा था। भूतनाथ का हाल मुझे अच्छी तरह मालूम है, और इधर जो कुछ हो चुका है वो सब भी मैं सुन चुका हूं। मगर इतना मैं जरूर कहूंगा कि भूतनाथ के मुकदमे में तेज सिंह ने बहुत बड़ी गलती की। गलती तो सभी ने की, मगर तेज सिंह को अय्यारों का सरताज मानकर मैं सबके पहले इन्हीं का नाम लूंगा। इन्होंने जब लक्ष्मी देवी, कमलनी और लाडली इत्यादि के सामने वो कागज का मुट्ठा खोला था और चिट्ठियों को पढ़कर भूतनाथ पर इल्जाम लगाया था कि बेशक ये चिट्ठियां भूतनाथ के हाथ की लिखी हुई हैं, तब इतना क्यों नहीं सोचा कि भूतनाथ की चिट्ठियों के जवाब में हेला सिंह ने जो चिट्ठियां भेजी हैं वे भी तो भूतनाथ ही के हाथों की लिखी हुई मालूम पड़ती हैं। तो क्या अपनी चिट्ठियों का जवाब भी भूतनाथ अपने ही हाथ से लिखा करता था? यहां तक कहकर भरत सिंह चुप हो रहे और तेज सिंह की तरफ देखने लगे। तेज सिंह ने कहा, आपका ये कहना बहुत ही ठीक है। बेशक उस समय मुझसे ये बड़ी भूल हो गई। उनमें की एक ही चिट्ठी पढ़कर क्रोध के मारे हम लोग ऐसे पागल हो गए कि इस बात पर कुछ भी ध्यान न दे सके। बहुत दिनों के बाद जब देवी सिंह ने ये बात सुझाई, तब हम लोगों को बहुत अफसोस ही हुआ, और तब से हम लोगों का ख्याल भी बदल गया। भरत सिंह ने कहा, तेज सिंह जी, इस दुनिया में बड़े बड़े चालाकों और होशियारों से यहां तक कि स्वयं विधाता ही से भूल हो गई है, तो फिर हम लोगों की क्या बात है। मगर मजा तो ये है कि बड़ों की भूल कहने सुनने में नहीं आती। इसीलिए आपकी भूल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, को कही सके बड़ेन सो लखे बड़े की भूल, दीन है दई गुलाब के इन डारन ये फूल। अतः अब मैं पुनः अपनी कहानी शुरू करता हूं। इसके बाद भरत सिंह ने इस तरह कहना शुरू किया। मैंने हरदीन से कहा कि अगर ये बात है तो गदाधर सिंह से मुलाकात करनी चाहिए, मगर वो मुझसे अपने भेद की बातें क्यों कहने लगा। इसके अतिरिक्त वो यहां रहता भी नहीं है, कभी कभी आ जाता है। साथ ही इसके ये जानना भी कठिन है कि वो कब आया और कब चला गया। हरदीन, ठीक है, मगर मैं आपसे उसकी मुलाकात करा सकता हूं। आशा है कि वे मेरी बात मान लेंगे और आपको असल हाल भी बता देंगे।
कल वो जमानिया में आने वाले हैं। मैं मगर मुझसे और उससे तो किसी तरह की मुलाकात नहीं है। वो मुझ पर क्यों भरोसा करेगा? हरदीन, कोई चिंता नहीं, मैं आपसे उसकी मुलाकात करा दूंगा। हरदीन की इस बात ने मुझे और भी ताज्जुब में डाल दिया। मैं सोचने लगा कि इसमें और गदाधर सिंह यानी भूतनाथ में ऐसी गहरी जान पहचान क्यों कर हो गई और वो इस पर क्यों भरोसा करता है। भरत सिंह ने अपना किस्सा यहां तक बयान किया था कि उनके काम में विघ्न पड़ गया। अर्थात उसी समय एक चौबदार ने आकर इत्तला दी कि भूतनाथ हाजिर है। इस खबर को सुनते ही सब कोई खुश हो गए और भरत सिंह ने भी कहा, अब मेरे किस्से में विशेष आनंद आवेगा। महाराज ने भूतनाथ को हाजिर करने की आज्ञा दी और भूतनाथ ने कमरे के अंदर पहुंचकर सभी को सलाम किया। तेज सिंह भूतनाथ से, कहो भूतनाथ, कुशल तो है? आज कई दिनों पर तुम्हारी सूरत दिखाई दी। भूतनाथ, जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब कुशल है। जितने दिन की छुट्टी लेकर गया था उसके पहले ही हाजिर हो गया हूं। तेज सिंह, सो तो ठीक है, मगर अपने सपूत लड़के का तो कुछ हाल कहो, कैसी निपटी? भूतनाथ, निपटी क्या, आपकी आज्ञा पालन की। नानक को मैंने किसी तरह की तकलीफ नहीं दी, मगर सजा बहुत ही मजेदार और चटपटी दे दी गई। देवी सिंह हंसते हुए सो क्या? भूतनाथ, मैंने उससे एक ऐसी दिल्लगी की कि वो भी खुश हो गया होगा। अगर बिल्कुल जानवर न होगा तो अब हम लोगों की तरफ कभी मुंह न करेगा। बात बिल्कुल मामूली थी। जब वो यहां आकर मेरी फिक्र में डूबा तो घर की हिफाजत का बंदोबस्त करने के बाद कुछ शागिर्दों को साथ लेकर मैं उसके मकान पर पहुंच उसकी मां को उड़ा लाया, मगर उसकी जगह अपने एक शागिर्द को रामदेही बनाकर छोड़ आया। यहां उसे शांता बनाकर अपने खेमे में, जो इसी काम के लिए खड़ा किया गया था, एक लौंडी के साथ सुला दिया और खुद तमाशा देखने लगा। आखिर नानक उसी को शांता समझ के उठा ले गया और खुशी खुशी अपनी नकली मां के सामने पहुंचकर डींग हाँकने लगा, बल्कि उसकी आज्ञानुसार नकली शांता को खंभे के साथ बांधकर जूते से पूजा करने लगा। जब खूब दुर्गत कर चुका तब नकली रामदेई उसके सामने एक पुर्जा फेंक करके बाहर निकल गई। उस पुर्जे के पढ़ने से जब उसे मालूम हुआ कि मैंने जो कुछ किया है अपनी ही मां के साथ किया, तब वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उस समय उनके दोनों की जैसी कैफियत हुई, मैं क्या बयान करूं, आप लोग खुद सोच समझ लीजिए। भूतनाथ की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। महाराज ने उसे अपने पास बुलाकर बैठाया और कहा, भूतनाथ, जरा एक दफे तुम इस किस्से को फिर बयान कर जाओ, मगर जरा खुलासा तौर पर कहो। भूतनाथ ने इस हाल को विस्तार के साथ ऐसे ढंग पर दोहराया कि हंसते हंसते सभी का दम फूलने लगा। इसके बाद जब भूतनाथ को मालूम हुआ कि भरत सिंह अपना किस्सा बयान कर रहे हैं, तब उसने भरत सिंह की तरफ देखा और कहा, मुझसे भी तो आपके किस्से से कुछ संबंध है। भरत सिंह, बेशक, और वही हाल में इस समय बयान कर रहा था। भूतनाथ गोपाल सिंह से, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपसे उस समय जब आप कृष्ण जिन्न बने हुए थे ये झूठ बयान किया था कि राजा गोपाल सिंह के छूटने के बाद मैंने उन कागजों का पता लगाया है जो इस समय मेरे ही साथ दुश्मनी कर रहे हैं, इत्यादि। असल में वे कागज मेरे पास उसी समय भी मौजूद थे जब जमानिया में मुझसे और भरत सिंह से मुलाकात हुई थी। आप ये हाल इनकी जुबानी सुन चुके होंगे। भरत सिंह, हाँ भूतनाथ, इस समय मैं वही हाल बयान कर रहा हूं, अभी कह नहीं चुका। भूतनाथ, खैर, तो अभी श्री गणेश है। अच्छा, आप बयान कीजिए। भरत सिंह ने फिर इस तरह बयान किया। दूसरे दिन आधी रात के समय जब मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, हरदीन ने आकर मुझे जगाया और कहा, लीजिए, मैं गदाधर सिंह को ले आया हूं, उठिए और इनसे मुलाकात कीजिए। ये बड़े ही लायक और बात के धनी आदमी हैं। मैं खुशी खुशी उठ बैठा और बड़ी नरमी के साथ भूतनाथ से मिला। इसके बाद मुझसे और भूतनाथ यानी गदाधर से इस तरह बातचीत होने लगी। भूतनाथ, साहब, आपका ये हरदीन बड़ा ही नेक और दिलावर है। ऐसा जीवट का आदमी दुनिया में कम ही दिखाई देगा। मैं तो इसे अपना परम हितैषी और मित्र समझता हूं। इसने मेरे साथ जो कुछ भलाइयां की हैं उनका बदला मैं किसी तरह चुका ही नहीं सकता। मुझसे कभी की जान पहचान नहीं, मुलाकात नहीं। ऐसी अवस्था में मैं पहले पहल बिना मतलब के आपके घर कदापि न आता, परंतु इनकी इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं चल सका। इन्होंने यहां आने के लिए कहा और मैं बेधड़क चला आया। इनकी जुबानी मैं सुन भी चुका हूं कि आजकल आप किस विकट फेर में पड़े हुए हैं और मुझसे मिलने की जरूरत आपको क्यों पड़ी। अस्तु, हरदीन की आज्ञा अनुसार मैं वो कागज का मुट्ठा भी दिखाने के लिए लेता आया हूं जिससे आपको
दारोगा और रघुवर सिंह की हरामजदगी और राजा गोपाल सिंह की शादी का पूरा पूरा हाल मालूम हो जाएगा। मगर खूब याद रखिए कि इस कागज को पढ़कर आप बेताब हो जाएंगे। आपको बेहिसाब गुस्सा चढ़ावेगा और आपका दिल बेचैनी के साथ तमाम भंडा फोड़ देने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर नहीं, आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। दिल को संभालना और इन बातों को हर तरह से छिपाना पड़ेगा। मुझे हरदीन ने आपका बहुत ज्यादा विश्वास दिलाया है, तभी मैं यहां आया हूं और ये अनूठी चीज भी दिखाने के लिए तैयार हूं, नहीं तो कदापि ना आता। मैं आपने बड़ी मेहरबानी की जो मुझ पर भरोसा किया और यहां तक चले आए। मेरी जुबान से आपका रत्ती भर भेद भी किसी को नहीं मालूम हो सकता, इसका आप विश्वास रखिए। यद्यपि मैं इस बात का निश्चय कर चुका हूं कि गोपाल सिंह के मामले में मैं अब कुछ भी दखल न दूंगा, मगर इस बात का अफसोस जरूर है कि वो मेरे मित्र हैं और दुष्टों ने उन्हें बेतरह फंसा रखा है। भूतनाथ, केवल आप ही को नहीं, इस बात का अफसोस मुझको भी है और मैं खुद गोपाल सिंह को इस आफत से छुड़ाने का इरादा कर रहा हूं। मगर लाचार हूं कि बलभद्र सिंह और लक्ष्मी देवी का कुछ भी पता नहीं लगता और जब तक उन दोनों का पता न लग जाए तब तक इस मामले को उठाना बड़ी भारी भूल है। मैं मगर ये तो आपको निश्चय है कि इन सब बातों का कर्ता धर्ता ये कमबख्त दारोगा ही है। भूतनाथ, भला इसमें भी अब कुछ शक है? लीजिए इस कागज के मुट्ठे को पढ़ जाइए, तब आपको भी विश्वास हो जाएगा। इतना कहकर भूतनाथ ने कागज का एक मुट्ठा निकाला और मेरे आगे रख दिया तथा मैंने भी उसे पढ़ना शुरू किया। मैं आपसे नहीं कह सकता कि उन कागजों को पढ़कर मेरे दिल की कैसी अवस्था हो गई और दारोगा तथा रघुवर सिंह पर मुझे कितना क्रोध चढ़ाया। आप लोग तो उसे पढ़ सुन चुके हैं, अतएव इस बात को खुद समझ सकते हैं। मैंने भूतनाथ से कहा कि यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं आज ही दारोगा और रघुवर सिंह को इस दुनिया से उठा दूं। भूतनाथ, इससे फायदा ही क्या होगा और काम ही कितना बड़ा है। मुझे खुद इस बात का ख्याल है और मैं लक्ष्मी देवी का पता लगाने के लिए दिल से कोशिश कर रहा हूं तथा आपका हर दिन भी उसका पता लगा रहा है। इस तरह समय के पहले छेड़छाड़ करने से खुद अपने को झूठा बनना पड़ेगा और लक्ष्मी देवी भी जहां की तहां पड़ी सड़ेंगी या मर जाएंगी। मैं हाँ ठीक है। अच्छा ये तो बताइए कि आप हरदीन की इतनी इज्जत क्यों करते हैं? भूतनाथ, इसलिए कि मेरी ये सब जानकारी इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने ही मुझे उस कमेटी का पता बताया और उसका भेद समझाया और इन्हीं की मदद से मैंने उस कमेटी का सत्यानाश किया। मैं हरदीन से और तुम्हें उस कमेटी का भेद क्यों कर मालूम हुआ? हरदीन हाथ जोड़कर, माफ कीजिएगा, मैं उस कमेटी का मेंबर था और अभी तक उन लोगों के ख्याल से उन सभी का पक्षपाती बना हुआ हूं। मगर मैं ईमानदार मेंबर था, इसलिए ऐसी बातें मुझे पसंद न आई और मैं गुप्त रीत से उन लोगों का दुश्मन बन बैठा। मगर इतना करने पर भी अभी तक मेरी जान इसलिए बची हुई है कि आपके घर में मेरे सिवाय और कोई इन लोगों का साथी नहीं है। मैं तो क्या अभी तक तुम उन लोगों के साथी बने हुए हो और वे लोग अपने दिल का हाल तुमसे कहते हैं? हरदीन जी हां, तभी तो मैंने आपको रघुवर सिंह के पंजे से बचाया था जब वो आपको घोड़े पर सवार करा के ले चला था। मैं अगर ऐसा हो तो तुम्हें यह भी मालूम हो गया होगा कि उस दिन घात न लगने के कारण रघुवर सिंह ने अब कौन सी कार्रवाई सोची है? हरदीन जी हां, पहले तो उसने मुझसे पूछा था कि भरत सिंह ने ऐसा क्यों किया, क्या उसको मेरी नीयत का कुछ पता चल गया है? जिसके जवाब में मैंने कहा कि नहीं, किसी दूसरे सबब से ऐसा हुआ होगा। इसके बाद दारोगा साहब ने मुझ पर हुक्म लगाया कि तू भरत सिंह को जिस तरह हो सके जहर दे दे। मैंने कहा बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा, मगर इस काम में 5-7 दिन जरूर लग जाएंगे। इतना कहकर हरदीन ने भूतनाथ से पूछा कि कहिए अब क्या करना चाहिए। इसके जवाब में भूतनाथ ने कहा कि अब 5-7 दिन के बाद भरत सिंह को झूठ मूठ हल्ला मचा देना चाहिए कि मुझको किसी ने जहर दे दिया, बल्कि कुछ बीमारी की सी नकल भी करके दिखा देनी चाहिए। इसके बाद थोड़ी देर तक और भी भूतनाथ से बातचीत होती रही और किसी दिन फिर मिलने का वादा करके भूतनाथ विदा हुआ। इस घटना के बाद कई दफे भूतनाथ से मुलाकात हुई, बल्कि कहना चाहिए कि इनके और मेरे बीच में एक प्रकार की मित्रता सी हो गई और इन्होंने कई कामों में मेरी सहायता भी की। जैसा कि आपस में सलाह हो चुकी थी, मुझे ये मशहूर करना पड़ा कि मुझे किसी ने जहर दे दिया। साथ ही इसके कुछ बीमारी की नकल भी की गई जिसमें मेरे नौकर पर कमबख्त दारोगा को शक न हो जाए। मगर इसका कोई अच्छा नतीजा न निकला।
अर्थात दारोगा को मालूम हो गया कि हरदीन उसका सच्चा साथी नहीं और भेदिया है। एक दिन रात के समय एकांत में हरदीन ने मुझसे कहा, लीजिए, अब दारोगा साहब को निश्चय हो गया कि मैं उनका सच्चा साथी नहीं हूं। आज उसने मुझे अपने पास बुलाया था, मगर मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे ये निश्चय हो गया कि जाने के साथ ही मैं उनके कब्जे में आ जाऊंगा और फिर किसी तरह जान न बचेगी। यों तो छिटके रहने पर लड़ते झगड़ते जैसा होगा देखा जाएगा। अतः इस समय मुझे आपसे ये कहना है कि आज से मैं आपके यहां रहना छोड़ दूंगा और तब तक आपके पास ना आऊंगा जब तक मैं दारोगा की तरफ से बेफिक्र न होऊंगा। देखना चाहिए मेरे उससे क्यों करने पड़ती है। वो मुझे मारकर निश्चिंत होता है या मैं उसे जहन्नुम में पहुंचाकर कलेजा ठंडा करता हूं। मुझे अपने मरने का रंज कुछ भी नहीं है, मगर इस बात का अफसोस जरूर है कि मेरे जाने के बाद आपका मददगार यहां कोई भी नहीं है और कमबख्त दारोगा आपको फंसाने में किसी तरह की कसर न करेगा। खैर, लाचारी है, क्योंकि मेरे यहां रहने से भी आपका कोई कल्याण नहीं हो सकता। यूं तो मैं छिपे छिपे कुछ न कुछ मदद जरूर करूंगा, परंतु आप जहां तक हो सके खूब होशियारी के साथ काम कीजिएगा। मैं, अगर यही बात है तो तुम्हारे भागने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। हम लोग दारोगा के भेदों को खोलकर खुल्लम खुल्ला उसका मुकाबला कर सकते हैं। हरनाम सिंह, इससे कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों के पास दारोगा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और न उसके बराबर ताकत ही है। मैं, क्या इन भेदों को हम गोपाल सिंह से नहीं खोल सकते और ऐसा करने से भी कोई काम नहीं चलेगा? हरनाम सिंह, नहीं, ऐसा करने से जो कुछ बरस दो बरस गोपाल सिंह की जिंदगी है वो भी न रहेगी, अर्थात हम लोगों के साथ ही साथ वे भी मार डाले जाएंगे। आप नहीं समझ सकते और नहीं जानते कि दारोगा की असली सूरत क्या है, उसकी ताकत कैसी है और उसके मजबूत जाल किस कारीगरी के साथ फैले हुए हैं। गोपाल सिंह अपने को राजा और शक्तिमान समझते होंगे, मगर मैं सच कहता हूं कि दारोगा के सामने उनकी कुछ भी हकीकत नहीं है। हाँ, यदि राजा गोपाल सिंह किसी को किसी तरह की खबर किए बिना एकाएक दारोगा को गिरफ्तार करके मार डालें तो बेशक वे राजा कहला सकते हैं, मगर ऐसी अवस्था में माया रानी उन्हें जीता न छोड़ेगी और लक्ष्मी देवी वाला भेद भी ज्यों का त्यों बंद रह जाएगा और वो भी किसी तहखाने में पड़ी पड़ी भूखी प्यासी मर जाएगी। इसी तरह पर हमारे और हरदीन के बीच में देर तक बातें होती रहीं और वो मेरी हर एक बात का जवाब देता रहा। अंत में वो मुझे समझा बुझाकर घर से बाहर निकल गया और उसका पता न लगा। रात भर मुझे नींद न आई और मैं तरह तरह की बातें सोचता रह गया। सुबह को चारपाई से उठा, हाथ मुंह धोने के बाद दरबारी कपड़े पहने, हरबे लगाए और राजा साहब की तरफ रवाना हुआ। जब मैं उस तिमोहानी पर पहुंचा जहां से एक रास्ता राजा साहब के दीवान खाने की तरफ और दूसरा खास बाग की तरफ गया है, तब उस जगह पर दारोगा साहब से मुलाकात हुई थी, जो दीवान खाने की तरफ से लौटे चले आ रहे थे। प्रकट में मुझसे और दारोगा साहब से बहुत अच्छी तरह साहब सलामत हुई और उन्होंने उदासीनता के साथ मुझसे कहा, आप दीवान खाने की तरफ जा रहे हैं? राजा साहब तो खास बाग में चले गए, मेरे साथ चलिए, मैं भी उन्हीं से मिलने के लिए जा रहा हूं। सुना है कि रात से उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं, ताज्जुब के साथ, क्यों क्यों, कुशल तो है? दारोगा, अभी अभी पता लगा है कि आधी रात के बाद से उन्हें बेहिसाब दस्त और उल्टी आ रहे हैं। आप कृपा करके यदि मोहन जी वैद्य को अपने साथ लेते आवें तो बड़ा काम हो। मैं खुद उनकी तरफ जाने का इरादा कर रहा था। दारोगा की बातें सुनकर मैं घबरा गया। राजा साहब की बीमारी का हाल सुनते ही मेरी तबीयत उदास हो गई और मैं अच्छा कह उल्टे पैर लौटा और मोहन जी वैद्य की तरफ रवाना हुआ। यहां तक अपना हाल कह कुछ देर के लिए भरत सिंह चुप हो गए और दम लेने लगे। इसी समय जीत सिंह ने महाराज की तरफ देखा और कहा, भरत सिंह का किस्सा भी दरबार आम में कैदियों के सामने ही सुनने लायक है। महाराज, बेशक ऐसा ही है। गोपाल सिंह से, तुम्हारी क्या राय है? गोपाल सिंह, महाराज की इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ बोल न सका, नहीं तो मैं भी यही चाहता था कि और नकाबपोशों की तरह इनका किस्सा भी कैदियों के सामने ही सुना जाए, और सभी ने भी यही राय दी। आखिर महाराज ने हुक्म दिया कि कल दरबार आम किया जाए और कैदी लोग दरबार में लाए जाएं। दिन पहर भर से कुछ कम बाकी था जब ये छोटा सा दरबार बर्खास्त हुआ और सब कोई अपने ठिकाने चले गए। कुंवर आनंद सिंह शिकारी कपड़े पहनकर तारा सिंह को साथ लिए महल के बाहर आए और दोनों दोस्त घोड़ों पर सवार हो जंगल की तरफ रवाना हो गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 23वें भाग के
9वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।